डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अगर आपको भैया साइंस से डर लग रहा ना तो ये वीडियो आपका साइंस जो है पूरा खत्म कर देगा। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को आपके पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो आप लोगों का बच्चों सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हो, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपका भैया लघु उत्तरीय प्रश्न हो बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सबको पढ़ाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, पूरी बुक आपका खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और हाँ, मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, और ये जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये 100% भैया पेपर में आएगा, 100%। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आएगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न से। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 जो हमारा साइंस है, कक्षा 10 साइंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपको भैया सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये आपका सारा पूरा साइंस जो है 100% पेपर में भैया यहीं से क्वेश्चंस आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, नोट करते रहना, कॉपी पेन लेकर बैठना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां आपका जो ये है 3 कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि यहां आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न, Fe2O3 Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। अब इसमें हमारा कौन सा अभिक्रिया, सबसे पहले आप समझो, यहां जो है Fe2O3 था और यहां Al अकेला था। ठीक है, फिर Al2 के साथ कौन जुड़ गया, O3, अर्थात Al2O3। अब ये क्या हुआ, इसको विस्थापित कर लिया, मतलब विस्थापित हो गया और 2Fe को बाहर कर दिया। अब विस्थापित होने का मतलब होता है कि आप जैसे एक स्थान पे बैठे हो, अब यहां आप बैठे हो। ठीक है, अब यहां 2 लोग हैं, ठीक है, यहां आप अकेले हो, तो यहां जाके आप इनको हटा के खुद बैठ जाओ और इनको बाहर कर दो। यही होता है विस्थापन। आप क्लासरूम में जब सीट नहीं मिलता रहा होगा ना आगे, तो आपने जरूर किया होगा क्योंकि हम लोगों ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर है संयोजन है, बी है द्विविस्थापन या वियोजन या फिर हमारा विस्थापन। तो सभी बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया भैया, ये है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और हर साल बोर्ड में आता है, हर साल। गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, हर साल बोर्ड में आता है। देखो इसमें लिखा हुआ है 2FeCl3 + 2H2O + Y gives out 2FeCl2 और H2SO4 + 2HCl। इसमें Y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ चाहे Y हो, चाहे X हो, चाहे Z हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वैल्यू कैसे निकलता है देखो। पहले आप इधर देख लो, हमारा कितनी चीजें हैं, इतना। ठीक है, इतनी चीजें हैं, यानी कि 2FeCl3 + 2H2O। और इधर भी आप देख लो, उतना निकालने के बाद जो चीज इधर उत्पाद में हमारा बचे, क्योंकि इसमें बचेगा, क्योंकि यहाँ S है और O 2 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ O कितना है 4 और इधर कितना है 2, केवल 2 है। ठीक है, तो यहाँ SO2 ज्यादा है उत्पाद में, अगर आप काउंट करोगे तो ज्यादा मिलेगा। तो वही जो SO2 है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। S नहीं होगा, H2S भी नहीं होगा, Cl2 भी नहीं होगा। तो यहाँ जो ज्यादा है भैया उत्पाद में, वही उसकी हो जाएगा भैया Y की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो माय डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से बताना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन विलयन के लिए कौन असत्य है। सबसे पहले उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7।
कितना होता है 7, ठीक है 7। अब देखो देखो आप ध्यान रखना, अगर आपका इसमें देखो बहुत सारे 10 की पावर -7, अगर 10 की पावर -7 है तो ये ऊपर जाता है और 7 हो जाता है उसकी pH वैल्यू, ठीक है। तो जितने भी 10 की पावर -7 उसको कट कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी 7 है। तो हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण मूल्य 10 की घात पावर है, तो ये हमारा 7 है, तो गलत है क्योंकि हमें असत्य बताना है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन OH- सांद्रण 10 की घात 7 है, ये भी गलत है। अगर pH वैल्यू 0 होगा तो वो उदासीन नहीं होगा। अगर pH वैल्यू 7 है तो वो तो भैया उदासीन है ही, सभी को पता है, तो शून्य वाला नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बिल्कुल आपके पेपर में भैया कंफर्म है, पेपर में 100% आएगा, 100%। अगर आप देखोगे पेपर मिलाओगे तो यहीं से सारा क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास दे रहा हूं। धामन सोडे का रासायनिक नाम बताओ, धामन सोडे का रासायनिक नाम, ठीक हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड या फिर हमारा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी बताओ। तो भैया धामन सोडे का जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट, क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। पानी का मॉलिक्यूल्स 10 होता है, लेकिन हमारा जो Na2 का मतलब सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धामन सोडे का रासायनिक नाम। अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो याद रखना ये वाला Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा है जो युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन कॉपर धातु, या MgCl2 विलयन एल्यूमिनियम धातु, ये भी नहीं है, और FeSO4 विलयन सिल्वर धातु नहीं है। आपका AgNO3 विलयन कॉपर धातु, बिल्कुल सही है भैया, लास्ट वाला सही है, AgNO3 एवं हमारा कॉपर धातु। याद रखना AgNO3 विलयन एवं जो हमारा कॉपर धातु है, क्या है? कॉपर धातु, यही वाला हमारा सही है, ठीक है। यहां नीचे लिखा हुआ अगर नहीं दिखाई दे रहा तो वहां आप लोग देख लेना कि AgNO3 विलयन कॉपर धातु। ओके, 5 में 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, 5 नंबर भैया पक्का हो गया। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल में से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। सबसे पहले आप एक भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी समझोगे जब आप आगे थोड़ा सा पढ़ोगे तीसरे चैप्टर में। तो यहां बीच में होता है हाइड्रोजन और नीचे और ऊपर बहुत सारे तत्व होते हैं। तो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये भैया गरीब हैं। अब ये भैया ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, जो ऊपर हैं वो विस्थापित कर लेंगे, ठीक है। तो यहां जो हमारा Cu है ये हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारा Hg भी हाइड्रोजन के नीचे है तो ये भी नहीं कर पाएंगे, Pt भी है, लेकिन Mg और Zn जो है वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये जो है बहुत आसानी से हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित कर लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत आसानी से विस्थापित कर लेंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप क्यों होता है? बताओ, जल्दी बताओ। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा है, ठीक है, एंड जो हमारा टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या फिर हमारा टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर हमारा टिन की अपेक्षा जिंक जो है कम अभिक्रियाशील है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ। अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है बच्चों? टिन की बजाय, टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को डिब्बे पर टिन की बजाय हम जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बच्चे भैया तैयार कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो सारे स्टूडेंट, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन अपना ले लो और भैया बिल्कुल तैयार रहा करो। जब हमारी क्लास आए तो नोट्स बनाते रहो, खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लिखा हुआ है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ओन, यानी कि ये है भैया कीटोन समूह से। अब कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है जल्दी बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर हमारा यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O है, या फिर हमारा OH ग्रुप है, या COOH ग्रुप है। तो आप बताओ भैया कीटोन का क्या होता है? तो ध्यान रखना यहां जो हमारा कीटोन का होता है ये वाला, ठीक है। यहां आपका कार्बन होगा, फिर एक हाइड्रोजन यहां
एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, ठीक है। ये हमारा कीटोन समूह का होता है, ठीक है। क्या क्रियात्मक समूह, देखो आईयूपीएससी नेम में ये सब बहुत ज्यादा काम आएंगे। आईयूपीएससी नेम में आप कहोगे सर आईयूपीएससी नाम क्या होता है, तो आप लोगों के लिए क्लास लाएंगे, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें आपका पूरा आईयूपीएससी नेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास में पूरा आईयूपीएससी नेम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की जो होता है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो अगर हम संयोजकता की बात करें तो आप 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, एक बार 2 रखोगे, एक बार लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कक्षक में जो होते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो इसमें देखो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी नाम। अब कहोगे सर आईयूपीएससी नाम तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है पीछे की क्लासेस में, ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पढ़े हैं, लेकिन फिर से मैं पढ़ा दूंगा। देखो इसमें जो होता है CH3, ठीक है, हमारा एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसमें आप क्रियात्मक समूह देखो COOH लगा यानी कि ओइक लगेगा, और यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन है, ठीक है। तो मेथ एथेनोइक हो जाएगा, एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एथेनोइक हमारा बिल्कुल सही है, एथेनोइक हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रोपेनोइक भी नहीं होगा और मेथेनोइक भी नहीं होगा, हमारा 2 कार्बन है यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला आ जाओ भैया, 11 नंबर, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बहुत आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अगर तीनों चीजें आवश्यक है ना तो आपका एक ऑप्शन होता है सबका दादा, क्या होता है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वाले पे लगाना, ऐसा नहीं कि आप OMR सीट में जाओ तीनों विकल्प काला कर दो, नहीं, आपको उपयुक्त सभी वाला लगाना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको समझकर जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। अब आ जाओ भैया, अगला है यकृत स्रावित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बायोलॉजी का ये इतना सारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं, उतना मेहनत कर रहा हूं ना, जो 100% पेपर में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, 2000 लाइक तक पहुंचाओ, सारे स्टूडेंट लाइक करो, लाइक करके 2000 लाइक तक पहुंचाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ यकृत स्रावित करता है, लार, जठर रस, पित्त रस या अग्नाशयी रस, तो ये पित्त रस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त रस, ठीक है, पित्त रस। 13 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं पेड़ पौधे में, जाइलम, देखो जल जो होता है, ये पेड़ पौधे हैं भैया, थोड़ा गिरा हुआ पेड़ है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों में क्या होता है, पूरा जो ऊपर से जड़ से लेके नीचे से ऊपर तक जो जल है, जल का वहन कौन करता है, जाइलम। और फूड अर्थात फ्लोएम जो होता है, फूड अर्थात जो खाना पीना उसका करता है, ठीक है। तो जल का वहन जो होता है जाइलम करता है, भोजन का नहीं करता, वो ऑक्सीजन का भी नहीं, अमीनो अम्ल का भी नहीं, तो जल का वहन कौन करता है, जाइलम, ठीक है। आगे आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर वाला है, मस्तिष्क आया ना, तो मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है, या मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो सभी के लिए भैया आवश्यक है। जो हमारा मस्तिष्क है वो सोचने के भी लिए इंपॉर्टेंट है, हृदय स्पंदन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा उपयुक्त सभी वाला सही है। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलों, 15 नंबर, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये सब हमारा गलत है। तो ये 15 में 15 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा भैया, OMR सीट में भर देना और छाप देना, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल ये ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, हर साल बोर्ड में आता है भैया। अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो किस में होता है, जल्दी बताओ, अमीबा में या ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमेनिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन जो होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में। याद रखना, ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन की प्रक्रिया होती है, जो मुकुलन
मुकुलन जो होता है वो ईस्ट में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 16। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझो, महत्वपूर्ण बहुत है। तो भैया इसमें जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, अंडवाहिनी भी है। तो शुक्रवाहिका क्या है? नर जनन तंत्र का भाग है, जो शुक्राणु का वहन करता है, जो कि नर में, किसमें? जो नर होते हैं, मतलब जो लड़के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगला 18 नंबर, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव किया था या उपयोग किया था? आनुवांशिकता के पौधे के लिए बैगन का प्रयोग तो किया नहीं था, टमाटर का नहीं, मटर का, हाँ मटर का प्रयोग क्यों किया था बताओ? क्योंकि बच्चों वो जो होता है, मतलब उसमें 7-8 लक्षण जो दिए थे, 7 लक्षण, वो इसी में पाया जाता है, मटर में, और सब में नहीं पाया जाता। तो इसलिए भैया मटर को चुना था। क्यों चुना था वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भैया हर साल बोर्ड में आता है। देखो मैं आपको वही क्वेश्चंस, इसमें टॉप चैंपियन जो क्वेश्चंस हैं, टॉप क्वेश्चंस वही करा रहे हैं। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की थी? मंदिर में या स्कूल में या गुरुकुल में या गिरजाघर में? तो भैया जो मेंडल ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआती शिक्षा है, वो कहाँ किया था? ऐसे भैया बना था गिरजाघर, और वहाँ भैया मेंडल जी जाते थे, ये मेंडल जी गए थे और वहाँ शिक्षा किए थे, तो गिरजाघर में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो। ठीक है, अगले साल भी बताया था ये क्वेश्चन आया था, तो गिरजाघर में किए थे। अगला 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? एक ही ऐसा स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण में, जिसमें भैया वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बना था। वो भी कहा था? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता के बीच में। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में था। ठीक है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है, पेपर में भैया आएगा साइंस के। तो देखो इसमें लिखा हुआ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो याद रखना हमेशा की फोकस दूरी की दोगुनी वक्रता त्रिज्या होता है, क्योंकि f बराबर जो होता है r/2 होता है और r बराबर जो होता है 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, अर्थात अगर ये 10 है तो 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से भी आप लगा सकते हो, बहुत आसान है। तो 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर सही है, और ये 40 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, यानी कि हमारा 20 सेंटीमीटर सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जिनका अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका चाल होगा। देखो आपका 3 × 10⁸ को आप अपवर्तनांक से भाग दे दो, तो ये 2 × 10⁸ हो जाएगा, और यही हमारा सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये नहीं है, 4.5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 × 10⁶ भी नहीं है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वाला हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य आंख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक आदमी जो है, जैसे एक चिंटू है भैया, ये है चिंटू। अब चिंटू के भैया 2 आंख हैं, एक ये है एक ये है, इनका कान-नाक। ठीक है, अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या है? बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब इनका जो है निकट दृष्टि, मतलब ना तो इनको दूर दृष्टि दोष है, ना तो निकट दृष्टि दोष है, ना तो जरा दृष्टि दोष है, तो इनका न्यूनतम दूरी कितना होगा? जल्दी बताओ। स्वस्थ आंख है तो 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 100 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, इनफाइनाइट भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? 25 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को दूर की वस्तु दूर करने के लिए हम किस प्रकार लेंस या दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो आप भैया हमेशा उत्तल लेंस नहीं है और हमारा अवतल लेंस भी नहीं है, उत्तल। देखो हमारा किस प्रकार का लेंस या फिर दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो भैया उत्तल, हमारा अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस, बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल दर्पण भी नहीं है। ठीक है, अवतल दर्पण भी नहीं है। तो हमारा जो अवतल लेंस है, जब हम कोई चश्मा बनवाएंगे ना, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का, ताकि हमें ये दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष, वो दूर किया जा सके। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब 25 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अश्वशक्ति का मतलब होता है, जैसे एक घोड़ा होता है, मतलब एक घोड़ा जो होता है ना, एक घोड़ा
ठीक है, एक घोड़ा जो होता है उसकी शक्ति कितनी होती है? एक घोड़े की शक्ति हमेशा याद रखना कि 726 नहीं, 736 भी नहीं, 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट, 756 भी नहीं, 746 वाट होता है एक अश्व यानी कि एक घोड़े की शक्ति। अगला 26 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुपांक जो है 220 वोल्ट है और हमारा 100 वाट है। जब इसमें हम 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? 50 वोल्ट होगा, 50 वाट शक्ति होगा। याद रखना 50 वाट। कैसे? एक फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फार्मूला बता दूंगा सारा बुक का, आप लोग भैया लगा लेना। ठीक है, 50 सही है। आगे आ जाओ, 27 नंबर क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं। ठीक है, और केवल विद्युत क्षेत्र, ये भी सही है, लेकिन केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जब आप इसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर या चालक में प्रवाहित धारा की दिशा के समानांतर, इन दोनों की लंबवत होती है। क्या होती है? इन दोनों की लंबवत। सी वाला ऑप्शन सही है, इन दोनों की लंबवत होती है। ठीक है, अब आ जाओ भैया 29 नंबर ऑब्जेक्टिव। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य जिम्मेदार पदार्थ है? कौन सा है जो मुख्य जिम्मेदार पदार्थ है? तो इसमें हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है और ये सब नहीं है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत का मुख्य अपक्षय का भैया यही कारण है, ओजोन परत के मुख्य अपक्षय का। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, क्योंकि मैं आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको अभी लघु उत्तरीय, इसके बाद मैं आप लोगों को 30 के बाद भैया स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ज्यादा स्पेशल जो हर साल बोर्ड में आता है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और साथ में भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट इससे पहले आप लोगों को मैं 30 नंबर में भैया कुछ SW देना चाहता हूं जो आप लोगों को घर पे बैठ के करना है। ये SW पहला, ठीक है, जाइलम व फ्लोएम में अंतर। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, आज केवल अंतर का ही देंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को लघु उत्तरीय पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आप तैयार कर लेना। दूसरा आप लोग भैया, दूसरा आप लोग तैयार करना, ये वाला जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं कुछ अंतर ही दे रहा हूं, एक वायवीय शोषण, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, दोनों में अंतर तैयार कर लेना। और तीसरा आप लोगों को एक दे रहा हूं कि भैया आप लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय देखने से पहले जितने स्टूडेंट भैया वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दो प्लीज। इस वीडियो को हम लोगों को 2000 लाइक तक ले जाना है। ठीक है, 2000 लाइक तक, तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। फिर हम लोग लघु उत्तरीय जो स्पेशल है वो देखते हैं, जो लघु उत्तरीय स्पेशल है बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ में दीर्घ उत्तरीय, और ये दोनों आप लोग तैयार कर लेना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहु। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग जो हमारा कक्षा 10 साइंस है, क्लास 10 साइंस का जो हमारा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरी साइंस पढ़ने वाले, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। 2026 में ये क्वेश्चंस भैया 100% आएगा, और वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो हर साल बोर्ड में आता है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो हर साल बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया आप देखोगे तो पेपर 10 साल पहले का, तो वहां भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, ये लघु और दीर्घ दोनों है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को पूरा समझ में आ ही गया होगा। देखो लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी या फिर दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जो ऊष्मा होता है उसका बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब। ऊष्माशोषी का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। ठीक है, यानी कि खींचना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो याद रखना ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अपनी ओर मतलब अवशोषित करना।
ठीक है। तो अब आपको बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे जब आग जलता है, जो ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा छेपी होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं एग्जांपल विथ आपको परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, या फिर इसे आप दहन अभिक्रिया भी कह सकते हो। दहन का मतलब ही होता है जलना। क्या होता है, जलना, ठीक है। तो ऊष्मा छेपी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, देखो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद, आप कहोगे सर यहां उत्पाद क्या है, जब दो चीजें आपस में मिल जाएं, चाहे आपका तत्व हो या यौगिक हो, जो नया उत्पाद, जो नया प्रोडक्ट, जो नया चीज बनता है वो उत्पाद होता है, ठीक है। तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जैसे उत्पाद बनता है उसी के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्मा छेपी या फिर दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है तो याद रखना कि वो हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अगर ऊष्मा हमारा अंदर की ओर जा रही है यानी कि अवशोषित हो रही है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लो कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें यानी कि एग्जांपल की बात करें तो बहुत आसान एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, बहुत आसान। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी कि जो मेथेन होता है, जब उसको हम जलाते हैं ना तो हमारा जो ऊष्मा है वो बाहर निकलता है। जैसे यहाँ CH4 जो है मेथेन है जो कि गैस की अवस्था में है, और प्लस 2O2 जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो मिल जाता है, वो भी गैस की अवस्था में है, तो हमें मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जल प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा जो है वो निकल रही है, बाहर निकल रही है। अगर प्लस ऊष्मा हो, याद रखो, अगर प्लस ऊष्मा हो तो याद रखना कि ये हमारा कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगर माइनस ऊष्मा हो, ये पहचानने का ट्रिक है, तो वो हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, ऊष्मा शोषी, यानी कि इसमें ऊष्मा अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा माइनस में है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये ट्रिक है, अगर पहचानने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना। तो ऊष्मा छेपी अब आपको समझ में आ गया, एग्जांपल्स भी समझ में आ गए, ठीक है, बहुत आसान है। और आप लोग भैया बस समझते रहो सारा क्वेश्चन बस। अब देखो हम लोग दूसरा समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। आखिर ऊष्मा शोषी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो देखो ऊष्मा शोषी तो वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, बहुत आसान है भाई। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का मतलब होता है कि अंदर की ओर खींचती है, ठीक है, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी तो बहुत आसान है, अगर ऊष्मा छेपी आपको समझ में आ गया तो ऊष्मा शोषी भी समझ में आ जाएगा। अगर उदाहरण की बात करें तो मैंने बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिखा N2 + O2 गिव्स आउट 2NO - ऊष्मा। एक बात याद रखना, अगर आपका प्लस ऊष्मा लगा है, मतलब अगर एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, पहचानने के लिए कि इसमें हमारा कौन सा है अभिक्रिया, और एक माइनस ऊष्मा लगा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे ना, पहचान जाओगे ना। कैसे पहचानोगे बताओ, क्योंकि जो प्लस ऊष्मा होती है उसमें क्या होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ऊष्मा छेपी, और जो माइनस ऊष्मा होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये चीज आप ध्यान रखना और एग्जाम्पल परिभाषा दोनों याद रखना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 4 नंबर अपना पक्का कर लो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा, तो अपना भैया 4 नंबर पक्का कर लो। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये तो भैया 10 साल से लगातार बोर्ड में आ रहा है, 10 साल से लगातार, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और 2026 में ये वाला क्वेश्चन भैया 100% आपका 4 नंबर तो पक्का ही कर देगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखो नाम में ही आपको लग रहा है समजातीय का मतलब क्या होता है, सामान्य जाति, सामान्य जाति। अब इसमें जाति ये नहीं होता है, ठीक है, जाति इसमें जो होता है वो ग्रुप होते हैं, यानी कि समूह होते हैं, या फिर उनका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। जैसे अगर उनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो ना तो वो हमारा समजातीय होगा। अगर उनका जो समूह है, जैसे अगर सारे अल्कोहल समूह के हैं तो समजातीय श्रेणी, अगर सारे एल्डिहाइड समूह के हैं तो समजातीय, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे समूह होते हैं, अल्कोहल समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे समूह होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना।
अब जैसे यहां देखो आंसर में हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊंगा अपनी भाषा में। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिक ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, ये एक समूह होता है ना, जिनका समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। अगर जैसे दो लोग हैं भैया, ये हैं, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू क्या कर रहे हैं कि ये जो है भैया इनके जो है मतलब अगर ये एल्केन के हैं यानी कि CnH2n+2 अर्थात एल्केन इनका क्रियात्मक समूह है, तो इनका भी CnH2n+2 ही होना चाहिए। अगर चुन्नू मुन्नू का क्रियात्मक समूह समान है तो ये हमारे समजातीय श्रेणी है। अगर भैया चुन्नू OH ग्रुप से जुड़े हैं तो मुन्नू को भी OH ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये हमारे क्या होंगे, समजातीय होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर एक जैसा होता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है, तथा जो उनके सदस्य होते हैं जो मिलकर एक सदस्य बनता है उसे समजात गण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। सामान से आप समझो कि उनका क्रियात्मक समूह समान हो या फिर उनका जो सामान्य सूत्र हो वो एक जैसा हो, तो वही हमारा समजातीय श्रेणी कहलाता है। अगर एग्जाम्पल में देखूं तो सारा मैंने एक ही समूह का लिया हुआ है, सारा एल्कोहल समूह का, क्योंकि एक जैसा होगा तभी तो आपका होगा, मतलब तभी तो आपका ये एल्कोहल का मैंने सारा ले रखा है, क्योंकि सबके लास्ट में OH 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH और प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे एक समजातीय श्रेणी का, हमारा समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे एक ही समूह के हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आ जाओ भैया, इसके लक्षण समझ लेते हैं, समजातीय श्रेणी के जो लक्षण हैं, आखिर इनके लक्षण कौन कौन से हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि ये हमारे समजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। देखो ए वाला, सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अगर आपका सारा OH का है तो आपका सारा OH का ही होगा, अगर सारा COOH का है तो सारा आपका COOH का ही होगा, तो अगर एक क्रियात्मक समूह है तो फिर हमारा वो समजातीय होगा। अगर सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह एक जैसा हो तो भी हमारा समजातीय है, और प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। याद रखना कि समजातीय श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे मैंने अभी लिया था मेथेनॉल यानी कि CH3OH, ठीक है, ये जो मेथेनॉल मैंने लिया था ये वाला CH3OH, और यहाँ एथेनॉल है तो एथेनॉल का है CH3CH2OH। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। देखो CH3 यहाँ है OH और CH3 यहाँ है OH। अब इनमें क्या है ज्यादा, CH2, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, CH2। अगर हम CH2 एक और बढ़ा दें तो फिर हमारा अगला बन जाएगा प्रोपेनॉल, और फिर हमारा CH2 का अंतर रहेगा। मतलब सबके बीच में CH2 का अंतर होते होते एक बड़ा सा हमारा श्रेणी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया भैया। स्पेशल क्वेश्चन है तो यहाँ आप भैया आप 5 स्टार कैटेगरी में रखना। ठीक है, 5 स्टार कैटेगरी में रखना। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया ना, बहुत स्पेशल है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलों बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, रुधिर और लसिका में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। रुधिर जो होता है और लसिका, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो रुधिर होता है उसमें क्या मतलब अंतर होता है, लसिका, इन दोनों में क्या अंतर है। पहले हम हेडिंग डाल लेंगे रुधिर और लसिका में अंतर। एक तरफ मैंने रखा है रुधिर यानी कि ब्लड, एक तरफ रखा है लसिका यानी कि लैम्फ। ठीक है, अब इन दोनों का मैंने 5 अंतर लिखा है। देखो पहला, रुधिर यानी कि खून आप देखे हो जब कटता है तो ये गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ होता है, मतलब इसका रंग जो होता है गहरा लाल रंग होता है। क्या होता है, गहरा लाल रंग। अगर हम इसका देखें तो यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये बिना रंग के होते हैं और तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये गहरा लाल रंग है तो इनका कोई रंग नहीं है। ओके, नोट करो। दूसरा, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। भैया रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है तभी इनका रंग लाल होता है, और जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, अगर इसमें भी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती तो इनका भी रंग लाल होता, लेकिन नहीं पाई जाती हैं।
तीसरा है रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं। भैया रुधिर जो होता है, बहुत सारी चीजें जब आप खाते हो तभी तो बनता है। अब जब आप खाते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो इसलिए रुधिर में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। लसिका में प्रोटीन होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम, रुधिर की अपेक्षाकृत कम होता है लेकिन होते हैं। मतलब इसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन थोड़ा सा रुधिर से कम होता है। ठीक है, अगला आ जाओ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें भैया अधिक मात्रा, इसमें कम मात्रा, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। ठीक है भैया, जो रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। बस यही 5 मेन अंतर है और ये हर साल बोर्ड में आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया हर साल पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। 5 मैंने डिफरेंस तैयार करा दिया, 4 तो लिखना ही पड़ेगा, 4 नंबर के लिए 4 तो मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो ये रुधिर का आप सारा नोट कर लो, फिर आप लसिका का नोट कर लो, सारे स्टूडेंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी का हर साल बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर साल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। मतलब परिवार नियोजन क्या होता है और छोटा परिवार जो होता है उसका महत्व को समझाओ। आखिर छोटा परिवार का महत्व क्या है? ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार के नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। मतलब जो बच्चे की संख्या भैया सीमित रखो। आप लोगों ने एक रोल सुना होगा कि हम दो हमारे दो, हम दो मतलब पति पत्नी और फिर आपके 2 बच्चे, बस इतना बहुत है। मतलब लोगों का कहना था, बट अब आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये चीज है कि इसमें आप परिवार नियोजन का फॉलो करो, परिवार नियोजन का फॉलो करो। जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना तेजी से भैया महंगाई बढ़ रहा है, उतना तेजी से भैया प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को कम करो। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी और जीवन तथा अच्छा रहन सहन होगा। अगर भैया परिवार में बच्चों की संख्या सीमित है, 2 लोग हो और 2 बच्चे हैं, तो आपका जो रहन सहन अच्छा होगा, आपका खाना पीना अच्छा होगा, कपड़ा लत्ता अच्छा पहनोगे, तो ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेहनत करो। ठीक है, और अपने मतलब अपने आप को बदलो, अपने सपनों को बदलो ताकि आपके बच्चे बहुत आगे जाएं। ठीक है, और परिवार नियोजन को फॉलो करो, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है भैया परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो छोटे परिवार के महत्व। तो परिवार कल्याण है तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी होगा तथा उनका रहन सहन अच्छा होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा ओम का नियम क्या है और इनके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। देखो सत्यापन जो है, सत्यापन वो तो आप लोगों को भैया बहुत आसान तरीके से मतलब बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप सबसे पहले ये समझ लो, बहुत बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आया हुआ है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम, तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, सब क्या है, भौतिक अवस्था है, ताप दाब आदि सामान्य रहे। ठीक है, अगर ये सामान्य हो, इसमें कोई भी चेंज ना हो, मतलब बिल्कुल सामान्य है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो किसी चालक में कोई कंडक्टर, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो विभवांतर है, देखो ध्यान से समझो, विभवांतर वो समानुपाती है किसके, धारा के, ये चीज कह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आप लोगों को और बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, देखो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब अगर हम यहां लिखें कि जो हमारा V है अनुक्रमांकपाती I, लेकिन जब हम अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ V बराबर RI, R क्या आ जाता है, R क्या आ जाता है, R जो है, जहाँ हमारा R जो है, R बराबर चालक का प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, अब अगर हम यहां से R बराबर देखें,
R बराबर, तो यहाँ से V/I हो जाएगा, R बराबर V/I, ठीक है, V/I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर भैया R अर्थात प्रतिरोध का हम लोग मात्रक निकालें तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का एम्पियर। बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। तो धारा वोल्ट प्रति एम्पियर जो होगा वो हमारा R अर्थात ओम का हमारा जो मतलब प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, इसको हम लोग प्यार से, इतने को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, प्यार से ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओम, ओम, ठीक है, ये साइन है इसका, ओम कहा जाता है। और ओम जो होता है वो भी हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये पूरा हमारा हो गया क्या, हमारा पूरा जो है हमारा ओम का नियम हो गया। मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझा दिया, साथ में मैंने आपको पूरा जो है फार्मूला भी समझा दिया। यहां से मैंने R का जो है पूरा निकाल दिया, ठीक है। अब अगर सत्यापन की बात की जाए तो सत्यापन बहुत आसान है, मैं आपको चलो थोड़ा सा समझा देता हूं। आपको ओम का नियम बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं समझा होगा इतनी आसान भाषा में, ध्यान से समझो। ओम का नियम का सत्यापन बहुत आसान भाषा में, वैसे आप जाओगे तो 2-3 पेज में आपको दिखाएंगे बहुत सारे लोग, बस इतना ही बहुत है। जब हम धारा, जो धारा है और जो हमारा विभवांतर है, इसको लेकर हम एक ग्राफ खींचते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया तो हमारा जो ये है, देखो हमारा जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष को लेकर अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो अगर ये जो रेखा है ये बिल्कुल सरल अर्थात सीधी रेखा, सरल रेखा जाता है, सरल रेखा जाता है, तो ये हमारा ओम का नियम का पालन करता है। और ये हमारा ओम का नियम जो है, ओम का नियम का पालन करता है। अगर सरल रेखा है तो ओम का नियम का पालन करता है। तो ये हमारा जो रेखा है ये सरल है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये हमारा ओम का नियम का पालन करता है। और यहां से हमारा सत्य होता है कि भैया कोई भी चालक जो है वो ओम का नियम का पालन करता है। बस इतना सा है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है और ओम का नियम भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैंने सारा आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ में मैंने आपको भैया लघु उत्तरीय भी समझाया और भी क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब न्यूमेरिकल आने वाला है और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अब आपको नेक्स्ट क्लास से किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करना। मैथ वाले स्टूडेंट भैया तैयार रहना, कल आने वाला है क्लास। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। चलो लाइक शेयर करना। हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।